हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नवीन अग्रवाल। मैं एक इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। गुजरात के वलसाड और वापी एरिया में प्रैक्टिस करता हूँ। आज आपके लिए एक इंपॉर्टेंट और यूजफुल टॉपिक। आज हम बात करेंगे ओमेगा 3 फैटी एसिड्स लेने से ट्राइग्लिसराइड्स कैसे कम होता है, कितना डोज में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स को लेना चाहिए, कौन से टाइप का ओमेगा 3 फैटी एसिड ज़्यादा अच्छा है, नेचुरल ओमेगा 3 फैटी एसिड अच्छा है जो फिश से डायरेक्टली हमें मिलता है, या वो ओमेगा 3 फैटी एसिड अच्छा है जो दवाइयों के फॉर्म में मिलता है। क्या ये दवाइयों को रेगुलर बेसिस पे लेना बहुत अच्छा है, लॉन्ग टर्म में फ़ायदेमंद रहेगा आपके लिए। स्टडीज़ क्या कहती हैं इस बारे में बात करेंगे। कई सुनी बातें बहुत सारी है, उस बारे में चर्चा करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि क्या मैंने सोचा और क्या किसी और ने सोचा उस बारे में अगर हम उस हिसाब से अगर गाइडलाइंस को बनाना चालू करें तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो डेफिनेटली आज हम साइंटिफिक बातों पर बात करेंगे कि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स में नेचुरल सोर्सेज ज़्यादा अच्छे हैं कि अननेचुरल सोर्सेज ज़्यादा अच्छे हैं, यानी मेडिसिन उसके लिए ज़्यादा अच्छी है, और एग्जैक्टली वो क्या करता है ट्राइग्लिसराइड लेवल्स को कम करने के लिए, कितने ग्राम्स उसको यूज़ करना पड़ता है और कितना इफेक्टिव हम मान सकते हैं, किस लेवल के बियॉन्ड अगर ट्राइग्लिसराइड जाए तो फिर हमको मेडिसिन लेने की ज़रूरत पड़ेगी। इन सारे टॉपिक्स पर बात करेंगे। ये टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग और यूजफुल होगा, इसलिए रिक्वेस्ट करूँगा कि सेंड तक देखें। जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें। जो लोग इस कंटेंट को इंग्लिश में देखना चाहते हैं उनके लिए रिसेंटली डॉक्टर नवीन अग्रवाल कार्डियो केयर इंग्लिश करके मैंने चैनल स्टार्ट किया, आप उस कंटेंट को इंग्लिश में भी देख सकते हैं। यदि आपकी कोई कमेंट्स, क्वेरी, सजेशंस है या कोई और टॉपिक्स पर आप चाहते हैं वीडियोज़ बनाएं तो नीचे कमेंट सेक्शन में उनके बारे में बताइए। उन टॉपिक्स को कवर करने का हम प्रयास ज़रूर करेंगे। आज का टॉपिक है ट्राइग्लिसराइड्स पर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का एक्शन। साइंटिस्ट ऐसा कहते हैं कि ओमेगा 3 फैटी एसिड दिन भर में लगभग 4 ग्राम लेने से प्रिस्क्रिप्शन ओमेगा 3 फैटी एसिड यानी ओमेगा 3 फैटी एसिड की जो मेडिसिन आती है वो लेने से ट्राइग्लिसराइड लेवल सिग्निफिकेंटली रिड्यूस किया जा सकता है। और आप जानते हैं कि ट्राइग्लिसराइड लेवल अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में हो तो वो नलियों में ब्लॉकेजेस क्रिएट कर सकता है, नलियों को चोक कर सकता है, हार्ट अटैक का या बीमारियां होने का चांसेस बढ़ा सकता है। इसलिए ट्राइग्लिसराइड लेवल को कंट्रोल करना ज़रूरी है। हमने पहले भी वीडियोस में बात किया कि ट्राइग्लिसराइड एलडीएल जितना इंपॉर्टेंट नहीं है, एलडीएल और ज़्यादा नुकसानदायक है, एलडीएल और ज़्यादा परेशान करता है और ज़्यादा क्लॉटिंग करता है। तो इसलिए ट्राइग्लिसराइड एलडीएल जितना डेंजरस नहीं है, लेकिन हाँ अगर डायबिटिक पेशेंट हो तो खासकर उनमें ट्राइग्लिसराइड लेवल्स को कंट्रोल करना ज़्यादा ज़रूरी है। रेगुलर पेशेंट में अगर ट्राइग्लिसराइड 500 से ज़्यादा हो तो हम ट्रीटमेंट करते हैं। अगर डायबिटिक पेशेंट हो तो ट्राइग्लिसराइड लेवल अगर 250 से ज़्यादा हो तो हम उसे ट्रीटमेंट करते हैं, यानी 250 से ज़्यादा हो तो हम इसे ट्रीटमेंट करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि डायबिटिक पेशेंट में ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा ऑक्सीडाइज फॉर्म में रहता है तो नलियों में ज़्यादा जल्दी डिपॉजिट होता है और ज़्यादा परेशान करता है। ये जो डेटा है वो जो मैं कह रहा हूँ ये मेरा एक्सपीरियंस नहीं है। 17 रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल का एक मेटा एनालिसिस हुआ था जो कि अमेरिकन जर्नल में पब्लिश हुआ था, और इसमें उन्होंने ये पाया था कि 4 ग्राम्स डेली प्रिस्क्रिप्शन ओमेगा 3 फैटी एसिड्स अगर आप लेते हैं तो ट्राइग्लिसराइड लेवल को कम करने में मदद करता है। लेकिन ये पूरी तरह से अगर 600 ट्राइग्लिसराइड है उसको 200 पे ले आएगा, वैसा नहीं होता। ये इसकी एफिकेसी बहुत ज़्यादा नहीं है, 50-100 मिलीग्राम्स पर डेसीलीटर तक ये कम कर सकता है। आप सिर्फ इस पर रिलाई नहीं कर सकते, ये जानना और समझना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोगों का अगला इशू ये रहता है कि मेरा ट्राइग्लिसराइड 600 है तो मैंने ओमेगा 3 फैटी एसिड्स खा लिया, मैं मेडिसिन नहीं खाऊंगा, मैं ओमेगा 3 फैटी एसिड्स खा लूँगा तो उससे मेरा कम हो जाएगा। ऐसा मत करिए, क्योंकि इसकी मैक्सिमम एफिकेसी बहुत ज़्यादा नहीं है। ये आपके ट्राइग्लिसराइड लेवल को पूरी तरह से नॉर्मलाइज कर दे ऐसा होना मुश्किल है। इसलिए ट्राइग्लिसराइड लेवल्स को अगर आपको पूरी तरह से अच्छी तरह से कंट्रोल करना है तो उसमें आपको मेडिसिन का ज़रूरत ज़रूर पड़ेगा। नॉर्मल ट्राइग्लिसराइड लेवल को आपको 150 मिलीग्राम्स पर डेसीलीटर तक लाना रहता है। 150 से जितना ज़्यादा होते जाएगा उतना रिस्क बढ़ते जाएगा। हालांकि दवाइयों का इंडिकेशन जैसा कि मैंने कहा 500 से ऊपर है नॉन डायबिटिक्स में, और डायबिटिक्स में 250 से ऊपर, तो आपको इस लेवल तक आपको नीचे उसको लेके आना है। पर हाँ, सिर्फ ओमेगा 3 फैटी एसिड्स अगर आप डायरेक्टली सिर्फ यही लेते हैं तो वो पूरी तरह से आपके ट्राइग्लिसराइड लेवल को कंट्रोल नहीं कर सकता। ट्राइग्लिसराइड लेवल्स आपका साथ में मेडिसिन भी कई बार आपको लेना पड़ता है। हाँ, अगर 150 का वेरिएशन है आपके रेगुलर लेवल से कि आपका कट ऑफ अगर 250 और आपका 350 है, या कट ऑफ आपका 500 है और आपका 550 है, तो आप इस पर ट्रस्ट कर सकते हैं। पर आइसोलेटेड सिर्फ ओमेगा 3 फैटी एसिड्स को लेना उतना लाभदायक नहीं है। सेकेंड इंपॉर्टेंट इशू ये है कि क्या नेचुरल जो फिश आती हैं, जैसे कि फैटी फिश होती है, सैल्मन है, मैक्रेल है, इस तरह की फिशेस को लेके उससे जो ओमेगा 3 फैटी एसिड मिलता है वो ज़्यादा अच्छा है कि दवाइयों से जो मिलता है वो ज़्यादा अच्छा है।
तो स्टडीज़ ने ये शो किया गया है कि जो केमिकली बनाया जो जाता है ओमेगा 3 फैटी एसिड और जो दुकानों में मेडिकल सप्लीमेंट्स में मिलता है उसमें इकोसापेंटेनोइक एसिड और डोकोसाहेक्सेनोइक एसिड यानी EPA और DHA का कॉन्सेंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा होता है। इसको FDA रेगुलेटेड कंडीशंस में बनाया जाता है, तो इसलिए इसको हम ज़्यादा ट्रस्ट कर सकते हैं। जो भी ट्राइग्लिसराइड लेवल्स पर रिडक्शन की भी जो सारी रिसर्चेज हैं वो प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन पर है। फिश पर से जितना मिलता है वो एज एन एड ऑन आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उस पर आप सिर्फ ट्रस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि फिश से आपको जितना ओमेगा 3 फैटी एसिड मिल रहा है वो ज़रूरी नहीं है कि उतने हाई कॉन्सेंट्रेशन में उसमें नेचुरल EPA और DHA और कौन से टाइप का EPA DHA है या कितने लेवल्स पर आपको वो बॉडी में अब्जॉर्ब हो रहा है, ये सारी चीज़ों को कंट्रोल कर पाना फिश से जो आपको मिल रहा है वो उसमें उतना ट्रस्ट नहीं कर सकते। काफ़ी लोग बोलेंगे साहब ये तो इनडायरेक्टली यही होगा कि मेडिसिन खा रहे हैं, क्योंकि फिश से जो आप ले रहे हैं वो एक नेचुरल सोर्स है। मेडिसिन आप ले रहे हो तो एक तरह से वो आप फिनोफिब्रेट की टैबलेट ले रहे हो या ओमेगा 3 फैटी एसिड की टैबलेट ले रहे हो, है तो वो टैबलेट ही। सच्चाई यही है कि ये है तो एक टैबलेट ही, हालांकि इसका मैकेनिज्म एक्शन और काम करने का तरीका कुछ अलग है। लेकिन फिश ऑयल्स पर आप ज़्यादा ट्रस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि कितने कॉन्सेंट्रेशन में वो मिल रहा है उस पर कोई कंट्रोल नहीं है। कोई फिश का फैटी कंटेंट कम ज़्यादा हो सकता है, तो आपने दिन भर में अगर आपने बहुत ज़्यादा फिश भी खाई तो भी आप पर उतना वो बेनिफिट करेगा या नहीं। और दूसरा, मेडिसिन में वो काफ़ी कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में रहता है, तो आपको थोड़ा खाना पड़ेगा, अदरवाइज आपको डाइट में डेली फिश को लेना पड़ेगा, ज़्यादा अमाउंट में फिश को खाना पड़ेगा, तब जाके आपका डेली का रिक्वायरमेंट पूरा होगा। दूसरा ये कि जो ये केमिकली क्रिएटेड ओमेगा 3 फैटी एसिड्स है वो इन्फ्लेमेशंस को भी ज़्यादा अच्छा कम करता है, वो प्लेटलेट्स की स्टिकीनेस को भी ज़्यादा कम करता है, मेम्ब्रेन की स्टेबलाइजेशन में भी उसका थोड़ा रोल है, और अरिदमिया यानी हार्ट का जो धबकारा अनियमित होने के जो चांसेस है उसमें भी इसका थोड़ा बहुत रोल है। और ये सारी चीज़ें भी फैटी फिश में मिलेगा या नहीं मिलेगा इस पर कोई अलग से स्टडी नहीं हुई है। तो जो लोग ये सोचते हैं कि हम फैटी डाइट खा के उसको कंपनसेट कर लेंगे, उसके लिए ये क्वेश्चन मार्क ज़रूर रहेगा, क्योंकि जो फैटी फिश से हमें ओमेगा 3 फैटी एसिड मिलेगा वो डेफिनेटली कुछ फ़ायदा तो ज़रूर करेगा, लेकिन वो कितना फ़ायदा करेगा इसे क्वांटिफाई करना मुश्किल है। प्लस जो अरिदमिया है उसके पोटेंशियल पे या इन्फ्लेमेशन है या मेम्ब्रेन स्टेबलाइजेशन पे जो उसका एक्शन है वो कंट्रोल वे में उस पर कोई रिसर्च नहीं हुई है। तो आप गारंटी के साथ नहीं कह सकते कि जितना आप ले रहे हो वो आपकी बॉडी के लिए एक्चुअल में कुछ बेनिफिट कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है। तो आज ये चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है कि यदि आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आपके बॉडी के लिए लेना है तो उसको मेडिसिन के फॉर्म में जो आता है वही आप लीजिए। दिन भर में 4 ग्राम पर डे आपको लेना है, इसलिए इतनी ग्राम्स की लगभग आपको टैबलेट लेनी पड़ेगी दिन भर में। इससे आपका ट्राइग्लिसराइड लेवल पूरी तरह कंट्रोल नहीं होगा, लेकिन हाँ कुछ फ़ायदा आपको मिलेगा। ट्राइग्लिसराइड लेवल अगर बॉर्डर लाइन है यानी आपकी कट ऑफ से 100-150 ज़्यादा है तो आप उसको कम कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके कट ऑफ से बहुत ज़्यादा लेवल है तो आपको साथ में मेडिसिन भी लेना पड़ेगा। आइसोलेटेड आप इस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। सिमिलरली इसका LDL लेवल्स पे और HDL लेवल पे भी कुछ एक्शन है, ये LDL को भी थोड़ा कम करता है, HDL को भी थोड़ा बढ़ाता है, लेकिन इसका HDL और LDL पे जो एक्शन है इवन मेडिसिन वाले जो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स है उसके एक्शन को भी क्वांटिफाई कर पाना मुश्किल है कि कितना अच्छा और कितना इफेक्टिव होगा और कितना परसेंटेज पॉइंट से वो HDL LDL को रेगुलेट कर पाएगा, वो भी प्रेडिक्ट कर पाना काफ़ी मुश्किल है। इसीलिए इस पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट नहीं कर सकते। आपके लिए ज़्यादा अच्छा है कि आप मेडिसिन फॉर्म में ही उसको ले तो ज़्यादा अच्छा है, और सिर्फ आइसोलेटेड इस पर ट्रस्ट ना करें, साथ में आपकी अगर बाकी मेडिसिन चल रही है तो उसको भी साथ में लेते रहे, उनको बंद ना करें। तो आज के टॉपिक में हमने ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के बारे में बात की जो ट्राइग्लिसराइड लेवल को कम करने के लिए यूज़ किया जाता है, इनके डोजेज के बारे में बात की, कौन से फॉर्म में इसको लेना चाहिए उस बारे में बात की, और इसको नेचुरली फिश से जो आता है वो ओमेगा 3 फैटी एसिड इतना ट्रस्टवर्दी क्यों नहीं है उस बारे में बात की। अगर फिर भी इस टॉपिक से संबंधित आपके कोई कमेंट्स, क्वेरी, सजेशंस है या कोई और टॉपिक्स पर आप चाहते हैं नीचे हम वीडियोस बनाए तो नीचे कमेंट सेक्शन में उनके बारे में बताइए। या आपकी कोई पेशेंट रिलेटेड क्वेरीज भी है तो भी आप उनको नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम उन्हें भी सॉर्ट आउट करने का प्रयास करेंगे। अंत में मैं डॉक्टर नवीन अग्रवाल तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने इस टॉपिक को यहीं तक देखा। जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें। जो लोग इस कंटेंट को इंग्लिश में देखना चाहते हैं उनके लिए रिसेंटली डॉक्टर नवीन अग्रवाल कार्डियो केयर इंग्लिश करके हमने चैनल स्टार्ट किया, आप उस कंटेंट को इंग्लिश में भी देख सकते हैं।